हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। सीएस एग्जीक्यूटिव का हमारा ये सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें हमने देखा कि चैप्टर नंबर 13 बिजनेस पॉलिसी के रिगार्डिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। दो लेक्चर्स हमने इसके ऊपर ऑलरेडी देख लिए हैं एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे के टॉपिक्स के साथ। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिगार्डिंग द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। लास्ट हमने पूरा फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के बारे में बात की थी और मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं गया था इंटेंशनली, बिकॉज वो चीज़ें आपने फाइनेंस में, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले पार्ट में कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक को एक एक चैप्टर की तरह पढ़ा है। वर्किंग कैपिटल की बात की, डिविडेंड पॉलिसीज़ की बात की, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सब कुछ आपने देख लिया था। अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली है क्या, वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पे सब कुछ नया है, इंटरेस्टिंग है और बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको मिलने वाले। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले उन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, तो मैं डेफिनेशन से ही स्टार्ट करूंगा, तो दैट विल बी बेटर। सबसे पहले बोला है द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लेज आउट टारगेट मार्केट्स एंड द वैल्यू प्रपोजिशन दैट विल बी ऑफर्ड बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ द बेस्ट मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड ओवरराइडिंग डायरेक्शनल कंसेप्ट दैट सेट्स आउट द प्लान्ड पाथ। ये सब अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है कि भाई टारगेट मार्केट है, वैल्यू प्रपोजिशन है, और मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको बेस्ट तरीके से जो है उसका बेनिफिट लेना, ठीक है। और उसको उसका जितना भी हो सकता है उसका फ़ायदा उठाना और अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना। दैट इज़ मार्केटिंग। एसेंशियली अ फॉर्मूला फॉर हाउ अ बिजनेस इज गोइंग टू कॉम्पीट, what its goal should be and what policies will be needed to carry out these goals. ओके, तो ये माइकल पॉटर की अपनी स्ट्रैटेजी है, उन्होंने बोला है कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी के बारे में। इन शॉर्ट, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग क्या है, विच मार्केट टू कम्पीट, कहाँ पे हम जाके अपना कॉम्पिटिशन क्रिएट करें, बिजनेस क्रिएट करें, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द फर्म्स कॉम्पिटिटिवनेस एंड व्हेन टू कम्पीट, मतलब कौन से मार्केट में कम्पीट करें, कब कम्पीट करें और किस बेसिस पे हम कंपटीशन लोगों को दें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं क्रिएट करती है। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें उन्होंने बोला व्हाट इज़ अ स्ट्रेटेजिक गैप। गैप का मतलब जो आपने सोचा था और जो हो रहा है उसके बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज़ द स्ट्रेटेजिक गैप। यहाँ पे भी उसका मीनिंग जो है वो वैसे ही निकल रहा है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स मैपिंग आउट द कंपनीज डायरेक्शन फॉर फ्यूचर, बी इट 3, 5 और 10 ईयर्स। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाता है। It involves carrying out a 360-degree review of the firm and its operating environment with a view to identify new business opportunities that the firm could potentially leverage for competitive advantage. Strategic planning may also reveal the market threats that the firm may need to consider for long-term sustainability. यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फर्म का 360 डिग्री रिव्यू, उसका ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और इसके हिसाब से कहीं ना कहीं जो है एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने की कोशिश की जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो दैट इज़ द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और इट्स बेस्ड। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑल्सो रिवील्स द मार्केट थ्रेट्स। प्लानिंग करते करते हमें थ्रेट्स भी पता चलते हैं और लॉन्ग टर्म में अगर सस्टेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी क्लैरिटी आ जाती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज कंसिडर्ड विथ आइडेंटिफाइंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज that are likely to be successful and evaluates the firm's capacity to leverage such opportunities. No problem, वापस से वही चीज़ बोली उन्होंने, रिपीटेशन हो रहा है। It seeks to identify the strategic gap, ठीक है। मतलब आज करंटली हमारी जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं उस हिसाब से हम कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं एंड अगर हमें अपना टारगेट अचीव करना है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यू नो। तो जहाँ पे हम हैं और जहाँ होने चाहिए उसके बीच का जो गैप है, दैट इज़ द स्ट्रेटेजिक गैप। और वो गैप को फिलअप करने के लिए आपको नेसेसरी मॉडिफिकेशंस और चेंजेस करने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा और टेक्निकल और कंसेप्चुअल चीज़ें आएंगी तो आपको भी मज़ा आएगा। मार्केट पोजीशन एंड स्ट्रैटेजी की बात हो रही है। सबसे पहला पॉइंट है मार्केट लीडर, फिर इसके बाद है मार्केट चैलेंजर, मार्केट फॉलोवर, मार्केट नीशर्स। अब एग्जैक्टली ये कौन है? सबसे पहले जो है वो है मार्केट लीडर। मार्केट लीडर वो है जिनके पास सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है अपनी इंडस्ट्री का, मतलब सबसे बड़ा प्लेयर जो होता है ना मार्केट का, ये उनकी बात हो रही है। मार्केट लीडर का जो गोल होता है वो ये है कि वो अपनी ब्रांडिंग और पोजीशनिंग करके अपना जो एक डोमिनियंस है उसकी इंडस्ट्री में उसको मेंटेन करे और कॉम्पिटिटर का जो ब्रांड है उसको खुद से आगे न जाने दे। दैट इज़ द पॉइंट। मार्केट लीडर्स में अडॉप्ट अनकन्वेंशनल अनएक्सपेक्टेड अप्रोचेस, मतलब ये कुछ हमेशा नया करते हैं।
कन्वेंशनल मतलब जो ट्रेडिशनल है, जो होता आ रहा है इतने साल से। अनकन्वेंशनल का मतलब कुछ अलग, ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड। टू बिल्डिंग द ग्रोथ एंड देयर टैक्टिकल रिस्पॉन्सेज आर लाइकली टू इंक्लूड प्रोडक्ट प्लोरिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मल्टी ब्रांडिंग, इरेक्टिंग द बैरियर्स। ये सब अलग अलग पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं प्रोडक्ट प्लोरिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, मतलब हर प्रोडक्ट को सेपरेटली ट्रीट करना, उसके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाना। डाइवर्सिफाई करना मतलब वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करना कस्टमर को, ठीक है। मल्टी ब्रांडिंग, ठीक है, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग अलग अलग नाम से होगी, अलग अलग तरीके से होगी। एंट्री बैरियर्स क्रिएट करना मतलब नए प्लेयर को मार्केट में ना घुसने देना, उसकी कोशिश हमेशा लीडर्स करते ही हैं। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एंड कॉरपोरेट एक्विजिशंस, ठीक है। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब जो एक सप्लाई चेन होता है ना, जैसे रॉ मटेरियल का सप्लायर है, फिर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, फिर मैं आगे किसी को प्रोसेस करके गुड्स बेचता हूँ, वो उसमें वैल्यू एडिशन करता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, ऐसे करके आगे चलता है। तो जो चेन है पूरा, उसमें आप या तो वर्टिकल इंटीग्रेशन कर सकते हो या हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब अपने ही कॉम्पिटिटर्स या जो पीयर हैं आपके जैसे और लोग जो उस बिज़नेस में हैं, उनके साथ टाई अप कर लेना। जैसे अभी ये फ्यूचर बाज़ार, बिग बाज़ार और रिलायंस का जो परचेज हुआ है कि बिग बाज़ार का पूरा ग्रुप जो है रिलायंस ने परचेज कर लिया, दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एक तरीके से, बिकॉज रिलायंस खुद उस बिज़नेस में है और रिटेल में, और उन्होंने अपना स्केल बढ़ाने के लिए अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी को परचेज कर लिया। तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। और वर्टिकल इंटीग्रेशन में ये होता है कि भाई अगर मेरी गाड़ी, मैं गाड़ी बनाता हूँ और गाड़ी के टायर मुझे एमआरएफ से ख़रीदने पड़ते हैं, तो मैंने एमआरएफ की पूरी कंपनी ही ख़रीद ली कि अब वो टायर मैं ही बना रहा हूँ। तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। इसके बाद है मार्केट चैलेंजर। मार्केट चैलेंजर वो है जिसका मार्केट में सेकेंड शेयर होगा, मार्केट शेयर आफ्टर द मार्केट लीडर। तो जैसे लीडर के बाद जो सेकेंड आ रहा है वो चैलेंज करता है और वो पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि कब वो सेकेंड से फर्स्ट बन जाए, और फर्स्ट को भी टेंशन है कि मुझे इसको अपने से आगे नहीं निकलने दे रहा है। तो वो कंपटीशन कहीं ना कहीं इनके उस पर चलता रहता है। और जब ये लोग अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं तो एक तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटली फ्री होते हैं कंपेयर टू द लीडर। टेंशन में तो लीडर ही होता है, और मार्केट चैलेंजर को थोड़ा ये रहता है कि यार मेरे पास खोने को है क्या, मैं तो ऑलरेडी सेकंड हूँ, भाग के देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, अगर फर्स्ट आ गया तो क्रेडिट मिल जाएगा, और अगर पीछे भी रह गया तो कोशिश करता रहूँगा। तो ये लोग जो हैं वो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं और मार्केट लीडर के एकदम पीछे पीछे नेक टू नेक चलते हैं। ऐसी सिचुएशन जनरली होती है, ठीक है। इसके बाद है मार्केट फॉलोअर। मार्केट फॉलोअर्स जो है ना, अब ये फर्स्ट सेकंड के भी बाद आते हैं। ये लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा आगे नहीं भागते। ये पहले जो है, जो इनिशियल स्टेप ले रहा है, मार्केट लीडर है, फर्स्ट मूवर है, जिसको ज़्यादा जल्दी है कुछ सेटअप करने की, उसको करने देते हैं कि भाई इसको पहले करने दो, गलती करेगा, कुछ नुकसान भी होगा, फ़ायदा भी होगा, फिर एनालिसिस करेंगे कि जो इसने किया उसमें इसने कहाँ गलती की, क्या उसने अच्छा किया, क्या बुरा किया, तो हमें क्या सीख लेनी है उससे, ठीक है। तो वो लोग वैसा सब दिमाग लगाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे मार्केट फॉलोअर्स करते हैं, थोड़ा सिट बैक एंड रिलैक्स, और फिर बाद में जब उनकी गलतियों से सीख लेते हैं, उनके रिजल्ट्स देख लेते हैं, प्रॉफिट्स लॉसेस देख लेते हैं, उसके बाद ये भी मार्केट में एंटर करते हैं और उनसे बेटर वे में एंटर करते हैं। मतलब एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन लेके आते हैं उन्हीं के बिजनेस मॉडल का, और उनकी जो मिसिंग चीज़ें थी जो कस्टमर को चाहिए वो ये लोग ऐड ऑन कर देते हैं। तो ऐसा भी होता है। इसके बाद है मार्केट नीशर। नीश मार्केटिंग करके एक सेगमेंट होता है। नीश मार्केटिंग का मतलब ये है कि ये लोग बड़े लार्ज कस्टमर बेस के पीछे भागते ही नहीं है। इनका ये टारगेट होता है कि छोटा सा कस्टमर बेस हो, लेकिन लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी का कस्टमर बेस हो, और उसी में हम अपनी पकड़ बना के रखें। जैसे लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज सिर्फ वर्ल्ड के टॉप लोगों को ही कहीं ना कहीं टारगेट करती है। जैसे ब्रांड्स की बात करते हैं अपने, तो आप लुई विटॉन की बात करो, ठीक है, एलवी की बात करो, या फिर और कोई हर्मेस की बात करो। ऐसे बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं जिनके बैग्स आते हैं, शूज़ आते हैं, ग्लासेस आते हैं, ठीक है, शैनेल कंपनी है। तो ये सब जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये लोगों को ऐसा नहीं है कि हमारे 2 लाख बैग बिक जाए, 5 लाख बैग बिक जाए, 10 लाख बैग बिक जाए, गली गली में हमारा स्टॉक हो। नॉट एट ऑल। ये लोगों के बैग्स के प्राइस स्टार्ट होते हैं 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए के बैग्स, ठीक है। तो उनको भी पता है कि 2 लाख रुपए का बैग खरीदने वाला बंदा जो है वो कितने होंगे पूरे वर्ल्ड में, बहुत गिने चुने, कुछ हंड्रेड्स में, एंड दे आर हैप्पी सर्विंग दोज 100 पीपल कि उनको जो क्वालिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं
वो पूरे वर्ल्ड में और कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है, और वो सिर्फ हम ही कर रहे हैं। तो उतना अच्छा ब्रांड क्रिएट करना, और हमारा टारगेट भी वो 100-200 लोग ही, हमें कोई 2000 लोगों को या 2 लाख लोगों को या 2 करोड़ लोगों को टारगेट नहीं करना है। जबकि अदरवाइज अगर कोई FMCG कंपनी, कोलगेट टूथपेस्ट है, तो कोलगेट वाला तो चाहेगा कि हर कोई कोलगेट की टूथपेस्ट ही यूज़ करे। डेयरी मिल्क वाला चाहेगा कि हर कोई किटकैट ही खाए या उसकी ही चॉकलेट खाए, वो तो नेस्ले की है सॉरी, लेकिन कैडबरी की चॉकलेट खाए और कोई कंपनी की क्यों खाएगा। तो वहाँ पे आप पूरा मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश में लगे रहते हो, लेकिन नीश मार्केटिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लग्जरी कार्स की बात कर लो ना, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, JLR, रोल्स रॉयस वाला पूरे साल में 3000 गाड़ी बेचता है पूरे वर्ल्ड में, बहुत है उसके लिए। उसका टारगेट नहीं है कि मैं 3 लाख गाड़ी बेचूँ। एक टाइम था जब रोल्स रॉयस जो है पूरे वर्ल्ड में एक साल में अराउंड कुछ 200 या 250 गाड़ियाँ ही बेचता था, महीने की 10-12 गाड़ियाँ, 20 गाड़ियाँ बहुत हो गई, उससे ज़्यादा नहीं। फिर उन्होंने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करके 3000 तक किया है, अभी शायद और बढ़ गया हो तो पता नहीं, बट लास्ट डेटा ये अवेलेबल था। दैट इज़ कॉल्ड नीश मार्केटिंग, ठीक है। फिर बोला है एंट्री स्ट्रैटेजीज़। अब एंट्री स्ट्रैटेजीज़ में देखो क्या है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं कि बिजनेस में एंटर करते टाइम भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है पायनियर्स का। पायनियर्स वो हैं जो कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप करके लेके आते हैं, जैसा अभी तक किसी ने नहीं किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप जब आया तो इट वाज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो इट वाज फर्स्ट टाइम दैट अ मैसेंजर सर्विस वाज बीइंग प्रोवाइडेड विदाउट SMS फैसिलिटी और एनी चार्जेस रादर देन इंटरनेट। तो इंटरनेट का तो आपका डेटा कॉस्ट तो लग ही रहा है, बट आपको पर मैसेज कोई कॉस्ट पे नहीं करना है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम। फेसबुक आया, सोशल मीडिया पहली बार, ऑर्कुट, याहू, ये सब चीज़ें जब आई थी तब इनोवेशन थी। आज उनको कॉपी करके और 10 चीज़ें बन गई। दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम पायनियर्स बोलते हैं। इनको हमेशा फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। व्हाट्सएप के बाद हाइक आया, हाइक और ज़्यादा चीज़ें लेके आया। टेलीग्राम आया, वो और ज़्यादा चीज़ें लेके आया। जो व्हाट्सएप ने दिया उसमें जो मिसिंग था उसको उसने पूरा किया। स्टिल आज भी लोग ये बोलते हैं व्हाट्सएप कर देना, ऐसे नहीं बोलते हाइक कर देना, टेलीग्राम कर देना। डिफरेंस पता चल रहा है। तो कॉपी करने वाला कॉपी ही रहता है, फर्स्ट मूवर ही रहता है। बस कंडीशन ये है कि फर्स्ट मूवर भी कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइजेशन करता रहे, जैसे व्हाट्सएप वाला भी नए नए वर्जन्स लेके आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है। तो टेक्नोलॉजी में भी वो आगे रहेगा। असेट्स भी पहले उसने अपने रिसोर्सेज सेट कर लिए होंगे, अपनी असेट सेट कर ली होगी। आप बाद में सेटअप करोगे तो वो ऑलरेडी आपसे आगे होगा, उसको पहले एक्सेस मिला होगा। बायर स्विचिंग कॉस्ट, ठीक है, बायर को शिफ्ट करने का कॉस्ट जो है वो उसके लिए, जैसे उन्होंने यहाँ पे बोला है, बीइंग द फर्स्ट एंट्रेंट इट इज़ ईजी टू अवॉइड हायर स्विचिंग कॉस्ट कंपेयर टू द लेटर एंट्रेंट्स। मतलब मैं तो पहला हूँ, व्हाट्सएप तो मैं पहली बार लाया, तो SMS यूज़ करने वाले लोगों को व्हाट्सएप पे लाने में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ। माउथ पब्लिसिटी से बात फैल गई, अरे 1 रुपया क्या देता है, एक SMS कर ले, फ्री में व्हाट्सएप कर, ठीक है। लेकिन अब व्हाट्सएप से हाइक पे लाने के लिए हाइक वाले ने इतनी TV पे एडवर्टीजमेंट की, स्टिल वो उतना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना आज भी व्हाट्सएप चल रहा है। आया समझ में। तो दैट इज़ द स्विचिंग कॉस्ट। तो स्विचिंग कॉस्ट जो कॉपी करते करते पीछे आते हैं ना लाइन में, उनको ज़्यादा लगती है, फर्स्ट मूवर को कम, क्योंकि उसी की वजह से पॉपुलैरिटी आई, ठीक है। मैगी नूडल्स को कोई स्विचिंग कॉस्ट नहीं लगता, पतंजलि नूडल्स को और ITC के यीपी नूडल्स को लगता है, खर्चा करना पड़ता है उनको दूसरे का कस्टमर अपने घर लाने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े। क्लोज फॉलोअर्स, ये क्लोज फॉलोअर्स वही है जो स्टेप बाय स्टेप आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, पायनियर के पीछे, कि तू लीडर है, तू पायनियर है, तू बना तो सही, हम तेरे को फटाफट कॉपी कर लेंगे। जैसे ही व्हाट्सएप आया, हाइक वाले ने तुरंत अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, दैट वे। जूम आया, जियो मीट आ गया, ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट है लेट एंट्रेंट्स। ये जैसे मैंने नहीं बोला आराम से बैठे होते हैं, सिट बैक एंड रिलैक्स, ये वही है, सेम चीज़ है लेकिन दूसरे नाम से लिखिए, तो रिपीट क्यों करना। आगे आए तक समझ में। तो ये जो पूरा पॉइंट था आपका, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के रिगार्डिंग एक आपको क्लैरिटी देता है पूरी, ठीक है। तो ये एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब जो आगे पार्ट आने वाला है दैट इज़ कॉल्ड HR स्ट्रैटेजी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन की बात हो रही है, उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। फिर हम लॉजिस्टिक की तरफ जाएंगे। तो ऐसे करके एक एक करके सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमें डिस्कस करने। तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। काफ़ी टाइम है, अभी और पढ़ सकते हैं, विच इज़ रिगार्डिंग द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी। तो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स की। व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, व्हाट इज़ HR, ठीक है। तो जो आपकी कंपनी का स्टाफ है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, ऑफिसर्स हैं, मैनेजर्स हैं, क्लरिकल स्टाफ है, अकाउंटिंग स्टाफ है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जो वर्कर्स हैं, लेबर है, सुपरवाइजर्स हैं, फॉरमैन है, ये सब लोग,
ये आपकी कंपनी के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, तो इनको मैनेज करना और इनकी स्ट्रैटेजीज बनाना इनके रिगार्डिंग भी बहुत ज़रूरी होता है, उतना ही जितना मार्केटिंग और फिनांस के केस में होता है, कुछ नया नहीं है। और इसके लिए भी आपने सुना होगा HR मैनेजर, HR डिपार्टमेंट हर कंपनी में होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं जो एम्प्लॉय रिलेटेड जो हमें यहाँ पे देखनी है। तो लेट अस सी क्या है इसके अंदर। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में एग्जैक्टली क्या आता है, अब डेफिनेशंस तो आपको याद करनी है, तो मैंने आपको बताया वही चीज़ है। क्या आता है इसके अंदर, जैसे बोल रहे हैं क्रिएटिंग एन एम्प्लॉयर ब्रांड। एम्प्लॉयर ब्रांड इन द सेंस कि किसी कंपनी की HR पॉलिसीज इतनी अच्छी होती है तो लोग तड़पते हैं उस कंपनी में जॉब लेने के लिए कि यहाँ काम करने का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। पैसे अगर थोड़े बहुत 19-20 भी है तो चलेंगे, लेकिन मेंटल पीस है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, एम्प्लॉयज़ को ह्यूमैनिटी की नज़र से देखा जाता है, मशीन्स की तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है, तो ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर दैट कंपनी। अब जैसे इंडिया में बोलते हैं कि यू शुड इन्वेस्ट इन रिलायंस एंड यू शुड वर्क फॉर टाटाज, मतलब एज एन एम्प्लॉय टाटा अपने एम्प्लॉयज़ का जितना ध्यान रखता है शायद ही कोई कंपनी पूरे इंडिया में रखती होगी, और पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ को अच्छी नज़र से देखा जाता है कि टाटा कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत पॉजिटिवली और एक फैमिली की तरह ट्रीट करती है और एक ह्यूमन ग्राउंड्स पे उनका ध्यान रखती है। और रिलायंस जो है वो काम आपसे खूब कराएंगे और आपके इन्वेस्टमेंट्स पे अच्छा रिटर्न देंगे, तो ऐसा बोलते हैं कि यू शुड इन्वेस्ट इन रिलायंस एंड यू शुड वर्क फॉर टाटाज, ऐसा एक स्लोगन था जो बहुत साल तक यूज़ होता रहा है, ठीक है। तो एक एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना, दैट इज़ ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ताकि आपके यहाँ कभी एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज ना हो। दूसरा, रिटेंशन स्ट्रैटेजी। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना स्विच ओवर बहुत जल्दी करते हैं, क्योंकि आजकल जो यंग जनरेशन है आज की, ठीक है, आप और मैं, हमारे बाद जो अभी जनरेशन है, दे आर टू फास्ट एंड टू इम्पेशेंट। पहले क्या होता था, आपके पेरेंट्स के टाइम पे आपने सुनते होंगे कि मेरे फादर हैं या ग्रैंडफादर है, 20 ईयर्स एक ही ऑफिस में जॉब किया उन्होंने, या 25 ईयर्स एक ही कंपनी में एम्प्लॉय रहे, उनको अचीवमेंट के लिए अवार्ड दिया, उनकी लॉयल्टी के लिए अवार्ड्स मिले एंड ऑल दैट, एक वो उनका पूरा फेलिसिटेशन हुआ। तो ये सारी चीज़ें तब होती थी, आज की डेट में नहीं। आज की डेट में एम्प्लॉय को ये है कि मैं 20,000 मंथ कमा रहा हूँ तो मुझे अगले साल 25 करना है, फिर 30 करना है, तो उसको ग्रोथ नहीं मिलेगा ना, वो दूसरी जगह अप्लाई करके हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करके वो अपना एक्सपीरियंस बता के वहाँ से निकल जाएगा। तो 2-3 साल से ऊपर कोई भी एक कंपनी में आजकल काम करता नहीं है, और ये रिसेंट और लेटेस्ट ट्रेंड है। तो इसी की बात यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी में हो रही है कि कंपनी के लिए ये चीज़ बहुत खतरनाक है कि एम्प्लॉय 2-3 साल में भाग जाता है, तो उसकी वजह से कंपनी को भी नुकसान होता है। एक तो आप छोड़ के जा रहे हो, अब आपके बदले नया रिक्रूटमेंट करो, उसको ट्रेन करो, उसको एक एडजस्ट होने का टाइम दो अपनी कंपनी में, तो यही करते रह जाओगे, फिर वो 2-3 साल में चला जाएगा और कब जाएगा पता भी नहीं है। तो रिटेंशन के लिए कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी लगा के रखो कि एम्प्लॉय को आपकी कंपनी से जाने का बहाना ना मिले, और उसको ये लगे कि भले उसका मन हो या ना हो, उसका इस कंपनी में रहने में ही फ़ायदा है, उसकी भलाई है, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्ट्रैटेजीज़ पे भी HR को काम करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद एब्सेंस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। हाँ, छुट्टी तो लगाते हैं एम्प्लॉयज़, तो उसके लिए क्या एक्शन लिया जाए कि वो काम करें। स्कूल टीचर्स होते हैं तो प्रिंसिपल को ध्यान रखना है कि भाई टीचर्स ही इरेगुलर होंगे तो फिर बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, 5 टीचर नहीं आए तो उनके क्लासेस कौन देखेगा, बच्चे तो रोज़ आते हैं ना, तो वो सब इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रैटेजी, ठीक है, किससे क्या काम कराना है, किसको कहाँ पे अपॉइंट करना है, कोई आज नहीं आया तो उसका काम कौन देखेगा, फ्लेक्सिबिलिटी। टैलेंट मैनेजमेंट, जिसका जैसा टैलेंट उसका वैसा काम, उसका वैसा पे स्केल, ठीक है। फिर रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है, रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कैसे अपॉइंट करना है, कितना पैकेज ऑफर करना है, क्या फैसिलिटीज़ देनी है, वर्क स्कोप में क्या क्या रखना है एंड ऑल दैट। और लास्ट में सिलेक्शन, किस बेसिस पे सिलेक्ट करें, क्या क्राइटेरियाज देखें, मतलब जैसे एक मैनेजर की पोस्ट है या एक अकाउंटेंट की पोस्ट है या एक क्लर्क की पोस्ट है, तो कितनी क्वालिफिकेशन और कितना एक्सपीरियंस इनफ रहेगा। कितनी बार तो फ्रेशर्स को भी वॉक इन इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट बुला लेते हैं, तो वो सब डिसाइड कैसे होगा, तो वो HR मैनेजमेंट में वो पार्ट कवर होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला ये भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, सिस्टमेटिक प्लानिंग ज़रूरी है, तभी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो है एक अचीव कर सकते हो टारगेट जो आपने सोचा है। दूसरा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ टू इंश्योर द बेस्ट फिट बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड जॉब्स वाइल अवॉइडिंग वर्कफोर्स शॉर्टेज। हमने देखा कि वर्कफोर्स की शॉर्टेज ना हो, इसीलिए तो लेबर डिमांड कितनी होगी, प्रेजेंट लेबर सप्लाई कितना है, प्रोजेक्टेड लेबर डिमांड सप्लाई फ्यूचर में कितना होगा, नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे तो और लोग चाहिए, कोई प्रोजेक्ट बंद हो रहा है, लॉकडाउन हो गया है, बंदे कम चाहिए, तो फिर उनको हटाना भी पड़ेगा।
दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको बैलेंस करके चलनी है, ठीक है। बाकी इम्प्लीमेंटेशन में वैसे ही है जैसे ऊपर भी हम देख रहे थे, करंट सिचुएशन को देखो, फोरकास्टिंग करो, गैप एनालिसिस करो और उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ। रिपीट स्टेप्स, बस नाम चेंज हो जाता है। अब ये जो यहाँ पे समझाया है इसके अंदर कुछ पॉइंट्स रिपीट हैं, जो भी ऊपर देखे, कुछ नए हैं, जो नए वाले हैं वो बता देता हूँ। रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजी, इसका मतलब ये है कि कौन से स्टाफ को हटा देना है, कौन से स्टाफ को टीम शफल कर देनी है, एक टीम से उठा के दूसरी टीम में डाल देना है एंड ऑल दैट। तो जॉब्स जैसे आप डिज़ाइन करोगे वैसे उनको काम पे रखो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है, उनको कैसे ट्रेन करना है, नए एम्प्लॉयज़ का ओरिएंटेशन, वर्कशॉप्स, वो सब चीज़ें होती रहती है। और इवन करंट एम्प्लॉयज़ की भी रेगुलर वर्कशॉप्स होती है रिगार्डिंग द अपडेट्स। रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी, हाँ वो हमने बात की अभी। आउटसोर्सिंग स्ट्रैटेजी, क्या काम हमारे एम्प्लॉयज़ करेंगे, क्या काम हम बाहर से करवाएंगे, ऑल दैट। कोलैबोरेशन स्ट्रैटेजी, बहुत बार ऐसा भी होता है कि दो कंपनीज आपस में टाई अप करती हैं, एचआर पॉलिसीज़ होती हैं कि भाई आपके और हमारे एम्प्लॉयज़ किसी एक प्रोजेक्ट पे या कहीं साथ में काम करेंगे एज अ टीम, ताकि जब आइडियाज़ एक्सचेंज हो तो आपके एम्प्लॉयज़ से हमारे एम्प्लॉयज़ कुछ सीखें एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड नॉलेज ये भी होता है। रिटेंशन की हमने बात की, ओरिएंटेशन की हमने बात की कि जब कोई नया बंदा आता है कंपनी में, तो आप अगर कोई ऑफिस में जाओगे, वहाँ 300 लोगों का स्टाफ है, आप किसी को जानते हो क्या? नहीं। तो आपको थोड़ा ऑड लगेगा ना बात करने में, थोड़ा फ्री होने में। तो ये ना एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रख दिया, गेट टुगेदर रख दिया, कुछ खाना पीना रख दिया, कुछ प्रोग्राम रख दिया, हंसी मजाक हो गया, जिससे आपका एचआर मैनेजर आपको सबसे इंट्रो करवा देगा आपके टीम मेंबर्स के साथ, थोड़ा आप जेल अप हो जाओगे। तो वो सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे। मेंटरशिप प्रोग्राम्स, मेंटरशिप प्रोग्राम्स का मतलब क्या है? जनरली कंपनी में टीम्स किस तरीके से बनती है, तो जो सीनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ नए न्यू जूनियर एम्प्लॉयज़ को टीम में इंक्लूड किया जाता है, तो अपने आप वो काम सीखते हैं। एक टीम में सारे पुराने पास्ट एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़, एक टीम में सारे नए एम्प्लॉयज़। तो वो बेचारी नई वाली टीम को तो कुछ भी नहीं आता होगा, बोले यार तुझे कुछ आता है क्या? बोले नहीं मुझे भी कुछ नहीं आता है, मैं भी आज ज्वाइन हुआ। तो काम कैसे करेंगे? तो ऐसा होगा नहीं ना। तो जैसे होता है ना कि क्रिकेट टीम में भी होता है, तो एक्सपीरियंस कैप्टन के साथ न्यू प्लेयर को जब जोड़ते हैं तब वो कुछ मैचेस खेलने के बाद सीखता है, एक्सपीरियंस लेता है, तब जाके उसको समझ में आता है कि भाई कैसे काम होता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी टीम ऑल ऑफ अ सडन आप न्यू लेके आ जाओ और सब सही हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है। एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन का मतलब उसको क्या बेनिफिट्स देने हैं, आप उसका टाइम ले रहे हो, आप उसकी मेहनत ले रहे हो, उसे पूरा दिन काम करा रहे हो, सैलरी, बोनस, ठीक है, पेड लीव जो होती है, हेल्थ बेनिफिट्स, रिटायरमेंट प्लान्स, क्या क्या आप उसको दे सकते हो वो देखा जाता है। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम, कोई अच्छा काम करे तो उसको रिकग्निशन भी मिलना चाहिए, उसको कुछ रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, इससे मोटिवेशन डेवलप होता है, ठीक है। फिर वर्क लाइफ बैलेंस, ये सबसे बड़ा झूठ है, बोलते हैं अभी तो देख लो वर्क फ्रॉम होम और सब पता नहीं क्या क्या आ गया है। तो वर्क फ्रॉम होम में कोई आराम नहीं है, आपका घर ही आपका ऑफिस है और 24 आवर ओपन रहना चाहिए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये हमने ऊपर भी देखा। कम्युनिकेशन, फीडबैक, एम्प्लॉय से बातचीत होनी चाहिए एचआर की, और एम्प्लॉयज़ फ्रीली बात कर सकें एचआर के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीलिंग विद चेंज, मार्केट चेंज होता है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी चेंज होती है, काम करने के तरीके बदलते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एम्प्लॉयज़ को भी समझनी पड़ती हैं और उनको भी नया मेथड जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, एंड इट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड एज सुन एज पॉसिबल, एंड इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड एसएप बाय द एम्प्लॉयज़, ठीक है। फॉस्टरिंग टीम वर्क, इंडिविजुअली आप सारा काम कर लोगे, अरे मैं अकेला बैटिंग पे उतरूंगा मैच जिता के आ जाऊंगा, होता ही नहीं है ऐसा। टीम वर्क ही हमेशा काम आता है। टीम सेलिब्रेशन, ये भी होता है कि अगर कोई टीम अच्छा काम करती है या कोई टीम का मेंबर अच्छा काम करता है तो पूरी टीम सेलिब्रेट करे और उसको मोटिवेट करे कि हाँ भाई अच्छा काम किया है पूरी टीम ने, या एक पर्टिकुलर मेंबर ने बहुत अच्छा काम किया है, अप्रिसिएशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कुछ एचआर वाली जो पूरी एक हमारी स्ट्रैटेजी है उसके अंदर कवर होता है। इसके बाद फिर प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी है, वो मैं इस लेक्चर में नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। प्रोडक्शन एंड लॉजिस्टिक, दो ही पार्ट्स बाकी है, तो अपने अगर इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर करें तो ईजीली विल बी एबल टू कंप्लीट द टॉपिक। 1 2 3 4 पेज बाकी आराम से, तो अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आखिरी लेक्चर रहेगा, और इसके साथ साथ हमारा ये जो चैप्टर है पैकअप हो जाएगा, और होपफुली आप भी साथ साथ पढ़ रहे हो और उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो, ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।